राम राम जी। गुड इवनिंग। आज हम एक अपने YouTube चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। उसका नाम सोचा है हमने गपशप, और इसमें हम मतलब गप्पे मारा करेंगे। तो ये उसका पहला एपिसोड होगा। तो हुआ क्या कि ये पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक बड़ा मजेदार केस निकल के आया है। तो उसकी स्टोरी सुनाने, जैसे आपको तो मालूम है मुझे कि मैं मेन मुद्दे पे आने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसको जो है मेन मुद्दे से रिलेट करता हूँ। तो तब आपको याद होगा, ऐसे 3-4 साल पहले वो तारिक फतेह साहब आए थे। तो तारिक फतेह साहब की तारीफ ये है कि वो मूलतः पाकिस्तान के रहने वाले हैं और बड़े निर्भीक, बड़े निर्द्वंद पत्रकार रहे हैं, और सरेआम पाकिस्तान गवर्नमेंट की आलोचना करते थे। फिर उनको उठा के जेल जोल में बंद कर दिया, सऊदी अरबिया गए, इधर उधर करा के फाइनली वो पाकिस्तान से तंग आके कनाडा में सेटल हो गए, और अभी भी मतलब पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं और सच बोलते हैं। तो वो ऐसे 3-4 साल, और हर साल वो अच्छा खासा समय जो है इंडिया में व्यतीत करते हैं। तो पिछले साल आए थे, तो उन्होंने पिछले साल बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज दिए। आपकी अदालत में भी आए थे रजत शर्मा की। तो उन कार्यक्रमों में उन्होंने कुछ ऐसे बातें बताई हैं कि जैसे है पाकिस्तानियों के पास पाव पाव भर के बम है, पाव पाव भर के, ये जो एटम बम की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये आर्मी है ही नहीं है, ये कागजों पे चलती है आर्मी। और ये कहते ये युद्ध लड़ेंगे, कहते ये तो पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, वॉशिंग मशीन, ये सब बनाती है पाकिस्तान की आर्मी, ऐसी फैक्ट्रीज चलाती है। और वहां पे एक सिस्टम है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान आर्मी अपने आर्मी ऑफिसर्स को हर प्रमोशन पे 10-20 एकड़ जमीन दे देती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इफरात जमीनें हैं, खाली पड़ा हुआ है पूरा बलूचिस्तान, पूरा उधर सिंध प्रांत के आगे चले जाइए आप। तो वो बाय द टाइम पाकिस्तान आर्मी का कोई अफसर ब्रिगेडियर या कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, तो उसके पास 150 एकड़ 200 एकड़ जमीन होती है। वहां के एक आर्मी जनरल के पास 200 एकड़ जमीन होना आम बात है। तो वो इसलिए वो इंडियन आर्मी से क्या लड़ेंगे, मुद्दा ये था। तो हुआ क्या कि मुझे भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ था, लोक मंथन, और उसमें दुनिया भर के जो है स्पीकर आए थे, और मतलब बहुत वृहद वो चिंतन शिविर था एक तरह से। और शिवराज चौहान जी ने विधानसभा में उसका सेशन कराया था, तो उसमें हम लोग इनवाइटेड थे। तो मैं वहां गया हुआ था, ये बात होगी करीब 3 साल पुरानी। तो वहां पे मुझे एक टी ब्रेक में तारिक फतेह साहब अकेले बैठे मिल गए। तो मैं उनके पास जाके बैठ गया, वो चाय पी रहे थे, मैंने अपनी चाय ली, मैं उनके पास बैठ गया, और मैंने कहा कि सर वो आपने एक बार ऐसे ऐसे बात बताई थी टीवी पे, तो टीवी पे तो वो थोड़ा सा समय होता है, 1 मिनट में आपको बात कहनी है। तो वो पासिंग रिमार्क था कि यार ये कोई आर्मी है, ये तो कागजों पे चलती है। तो मैंने कहा सर वो जरा मुझे बात बताइए कि आपने कहा था कि ये कॉर्नफ्लेक्स और आइसक्रीम बनाते हैं, ये क्या युद्ध लड़ेंगे, और ये तो कागजों पे चलने वाली आर्मी है। तो उन्होंने बोला कि ये बात एकदम सही है। उन्होंने कहा कि होता क्या है कि वहां पे हर बड़े अफसर के पास 100-200 एकड़ जमीन है, वो अनडेवलप्ड जमीन होती है। और अब आपको एक बियाबान जहां पे प्लेन नहीं है, रेत के टिब्बे हैं, वो जमीन दे दी गवर्नमेंट ने मुफ्त में। अब आपको उसको डेवलप करना है, वहां इरिगेशन के साधन पैदा करने हैं, उसको प्लेन करके वहां खेती करने लायक बनाना है वहां। तो वो क्या करते हैं कि जो कैजुअल लेबर्स हैं वो 100-200 रख लेते हैं, आर्मी के जनरल्स, उनकी फौज में भर्ती दिखा देते हैं। अब उनको, अब एक आदमी, एक सिपाही, कागजों में सिपाही भर्ती है, पर वो तैनात है जनरल साहब के साथ,
और जनरल साहब उससे ले रहे हैं खेतों में काम अपने। अब चूंकि फौज का वो रेगुलर सिपाही है, मतलब आर्मी, वो कहते हैं ना पाकिस्तान के पास 6 लाख आर्मी है, कहते आधी तो ऐसी है। तो वो कहते हैं कि साहब ये तारिक फतेह साहब का वो आधिकारिक आरोप है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जो उन्होंने पूरे दुनिया में सभी टेलीविजन चैनल्स पे लगाया है। तो उसी को मैं डिटेल में पूछ रहा था। तो वो कहते थे आपकी फौजी सिपाही को तो मिलते हैं 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है पाकिस्तान में, और ये उसको लेबर की तरह खटाते हैं और ये उसको देते हैं 7-8 हज़ार रुपये। तो ऐसे 100-200 सिपाहियों की आधी से ज्यादा तनख्वाह अपनी जेब में रखते हैं आर्मी के जनरल्स, ये आर्मी के ऑफिसर्स, और उनसे अपने खेतों में काम कराते हैं। कागजों में वो पाकिस्तान आर्मी है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब आर्मी है, पर गजब देश है। तो हुआ क्या था कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक बवाल मचा। क्या हुआ कि पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी। अब रावलपिंडी क्या है कि जैसे अपना दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली है ना, उसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी है, ट्विन सिटीज हैं। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इन्होंने देश की अपनी जो नई राजधानी बनाई वो बनाई इस्लामाबाद, और रावलपिंडी पुराना शहर था। तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी जो गूगल मैप पे अगर आप देखेंगे तो वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है। कहने का मतलब जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली नहीं है, इस टाइप का, ट्विन सिटीज। तो 2017 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ ने रावलपिंडी के चारों तरफ एक रिंग रोड प्लान किया शहर की कंजेशन को दूर करने के लिए। आजकल हर बड़े शहर में और स्पेशली जो कैपिटल सिटीज हैं उसमें तो खास तौर पे रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, हर बड़े शहर में होता है रिंग रोड। तो रावलपिंडी का रिंग रोड साहब इन्होंने प्लान किया 2017 में। फिर उसके बाद वो प्लानिंग स्टेज में था, उसका डीपीआर वगैरह सब चल रहा था, नक्शे नुक्शे बन रहे थे। तो उस रोड की जो टोटल लंबाई थी वो लगभग 34 किलोमीटर थी। तो हुआ क्या था कि तब तक तहरीक इंसाफ पार्टी आगे, उन्होंने कहा जी हम तो रियासत पुदीना बनाएंगे और नैब होगा, यह होगा, वह होगा, और जितनी लूटी हुई दौलत है ये मैं सारी की सारी विदेशों में जो पड़ी है इसको वापस ले आऊंगा, और ये तो एकदम सा जन्नत बन जाएगा हमारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के हर महकमे पर एक रिटायर्ड आर्मी जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल काबिज है। मतलब आप पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, उसका हेड कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। वो ऑफिसर्स जिनको जब वो एक्टिव ड्यूटी में थे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 100-200 एकड़ जमीन दे दी थी। ठीक, वो पहली वाली स्टोरी इस स्टोरी से रिलेट करने के लिए इसलिए सुनाई है। तो साहब क्या है कि तहरीक इंसाफ पार्टी की, इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने क्या कहा, क्या है वो इस्लामाबाद के रिंग रोड का वो लाओ, नक्शा लाओ। अब नक्शा आ गया। अब वो था 35 किलोमीटर का, तो अफसरान ने कहा कि नहीं इसको बढ़ाओ, ये छोटा है। उसको बढ़ा के उन्होंने 65 किलोमीटर कर दिया, मतलब उसको डबल कर दिया। तो अब वो मान लीजिए रामपुर से निकल रहा था, जो 34 किलोमीटर का था वो रामपुर से निकल रहा था। अब इनने कहा अफसर साहिबान ने कि यार हमारी जमीन तो है रहीमपुर में जो 50 एकड़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रामपुर से नहीं निकलेगा, ये रहीमपुर से निकाल दो। तो अब कुछ अफसर आए, उन्होंने कहा यार रहीमपुर से मत निकालो, सलीमपुर से निकाल दो। तो उन्होंने कहा यार नहीं, सलीमपुर तो नहीं निकल पाएगा, हम तो रहीमपुर से निकालेंगे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जुगाड़ हम बना लेते हैं।
तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अफवाह फैला दी कि जो नया रिंग रोड है, अफवाह फैलाई, कोई आधिकारिक नक्शा वक्शा कुछ नहीं आया। तो वहां के आर्मी ऑफिसर्स ने 10-12 हाउसिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, उनके साथ साठगांठ करके ये पाकिस्तान में अफवाह फैला दी कि नया वाला जो हाईवे है, जो नया वाला रिंग रोड है, वो सलीमपुर से निकल रहा है, और एक काल्पनिक नक्शा जो है पब्लिक में फ्लोट कर दिया। और अब भाई जहां से सड़क निकलेगी उस जमीन की कीमत बढ़ना एकदम लाजमी है। तो साहब सलीमपुर में रातों रात 10, 12, 15 बड़ी बड़ी हाउसिंग कंपनीज बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ गई, और पूरे सोशल मीडिया में और पूरे टीवी में और इधर उधर दुनिया भर के जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एडवर्टीजमेंट आने लग गए, और 1,000 रुपए की जमीन 1 लाख रुपए की हो गई। मतलब जमीनों के दाम बेतहाशा बढ़ गए, और 2 साल तक बहुत माल कूटा इन हाउसिंग कंपनीज ने। और ये जमीन किसकी बिक रही थी? वो फौजी अफसरों की। और इन्होंने अपने अपने बेनामी फ्रंट्स खड़े कर दिए उन जमीनों को, उन हाउसिंग कंपनीज को, इसके उसके उसके, कोई किताब हमारा तो कोई मतलब नहीं, हमारी तो कोई जमीन ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वो पूरी जमीन जो है सलीमपुर वाली बेच डाली। 2 साल बाद पता लगा कि नहीं, वहां से तो हाईवे निकलना ही नहीं है। नया वाला जो डीपीआर बनाया था, नया वाला जो प्लान बनाया था, वो इन्होंने खुद बनाया था 64 किलोमीटर वाला, वो अपनी जमीनों में से निकाला था। अब इस जमीन से सचमुच निकल रहा है, इसका दाम वैसे बढ़ गया। रेत के टिब्बे पहले बेच लिए, अब इस जमीन में बेच रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो 34 किलोमीटर का रोड था उसको 64 किलोमीटर बना दिया, तो प्रोजेक्ट की कीमत 2-3 गुनी हो गई। स्टेट एक्सचेकर को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। तो तब अब ये बवाल मचा देश में कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। आप तो कहते थे रियासत पुदीना बनाऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, ये तो बहुत बड़ा करप्शन है, तो इतना बड़ा करप्शन है कि आज तक पाकिस्तान में इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि ये इसमें 200-300 अरब रुपया बनाया गया है अब तक, 200-300 करोड़ नहीं, 200-300 अरब रुपया, जो टोटल कहते हैं। जब ये पूरी जांच होके निकलेगा तो साहब इस पूरे प्रोजेक्ट में एक जुल्फी बुखारी करके मिनिस्टर हुआ करते थे, वो इमरान खान के बहुत पक्के दोस्त थे। इंग्लैंड में कहीं रहते थे, और वो कोई इन्होंने की इनकी एक मिनिस्ट्री है इमरान साहब की, जिसमें वो विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के डेवलपमेंट और उनके लिए एक मिनिस्ट्री है, उसके वो मिनिस्टर थे जुल्फी बुखारी साहब। तो अब पता चला कि साहब 200 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स, पुराने रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये पॉलिटिशियंस, तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस, इन सब ने आज तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला है। अब इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी और ऐड करता हूं। आपको याद होगा कि हमारे देश के राष्ट्रीय दामाद श्री रॉबर्ट वड्रा जी, उनको मैं रॉबर्ट ठठेरा बोलता होता हूं, तो रॉबर्ट ठठेरा जी ने ऐसा ही एक घोटाला किया था जब पिछली बार गहलोत जी थे बीकानेर में। वहां पे इन्होंने एक अफवाह उड़ाई कि वहां तो सब टोटल रेत के टिब्बे हैं बीकानेर में, जो असिंचित जमीन है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो तो रेगिस्तान है पूरा। तो वहां इन्होंने बताया कि साहब एक बहुत बड़ा एक सोलर प्लांट लगने जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा, और फिर उस प्लांट के इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। और ये बात रॉबर्ट वाड्रा से मिलकर ये प्लान बनाया गया था, और सोलर प्लांट लगेगा तो जिस जगह लगेगा उस नक्शे को पहले उनको लिख कर दिया गया, और उस सोलर प्लांट के इर्द गिर्द उन्होंने सैकड़ों हजारों बेनामी संपत्तियां कौड़ियों के दाम ले लिए। उसके बाद बोला साहब यहां तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेगा, यह भी बनेगा, वह भी बनेगा। और जो कौड़ियों के दाम ली गई थी वो रॉबर्ट वाड्रा साहब ने वो प्रोजेक्ट दिखा के अरबों रुपए में बेच दी।
और बाद में सब ठन गोपाल हो गया। अच्छा, ऐसी डीलिंग्स में आप करप्शन प्रूव नहीं कर सकते कि साहब हमने 1 लाख रुपए की जमीन बेची, उसका रेट बढ़ गया, हमने 10 लाख रुपए एकड़ में बेच दी, इसमें कौन सा करप्शन है? नहीं जी, कोई करप्शन नहीं है। एक इंडस्ट्री वाले ने इस धोखे में आके हमसे जमीन खरीद ली कि यहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। अब वो गहलोत से पूछो ना क्यों नहीं लगी। इस तरीके से हिंदुस्तान में तो ये भू माफियाओं का, और जो ये सत्ता में बहुत ऊंचे लेवल पे बैठे होते हैं लोग, ये इनका एक बहुत ही फेवरेट तरीका है। सेम यही आरोप हमारे टोटी भैया पे भी लगे थे जब इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था। अब होता गया कि आगरा, ये जो इस प्रकार के जो एक्सप्रेसवे होते हैं ना, ये कंट्रोल्ड एक्सेस होते हैं। मतलब इसमें आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी नहीं घुस सकते। ये दोनों तरफ इनकी एक दीवार बनी होती है, एक फेंसिंग बनी होती है, और थोड़े से जमीन से एलिवेटेड होते हैं, तो आप जहां मर्जी से इस पर घुस जाओ। इवन नीलगाय और जानवर तक के भी घुसने के लिए गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बहुत तेज चलने वाला ट्रैफिक होता है। तो इनको कंट्रोल्ड एक्सेस रोड्स बोलते हैं। जैसे हमारे जीटी रोड में तो आप कहीं भी ठेला लगा लो, कहीं से भी घुस जाओ, कहीं से भी गाड़ी उतार दो ना। एक्सप्रेसवेज में ऐसा नहीं होता। तो एक्सप्रेसवेज में इंटरचेंजेस बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आप जाएंगे तो जैसे आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे जाइए तो मथुरा में इंटरचेंज है जी, रास्ते में पलवल का एक इंटरचेंज है, एक वो जेवर के पास उतरने के लिए एक इंटरचेंज है। अब जब प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में होता है तो बड़े ऑफिसर्स और बड़े नेताओं को मालूम होता है कि अलाइनमेंट क्या होगा प्रोजेक्ट का, मतलब सड़क किस रास्ते से जाएगी, किस गांव से किस जगह से निकलेगी। ये नक्शा उन्होंने जमीन एक्वायर करनी है तो वो पहले नक्शा बना लेते हैं, और उसमें इंटरचेंजेस कहाँ कहाँ होंगे। अब मान लीजिए यहां से आप आगरा जा रहे हैं, रास्ते में एक ऊंची सड़क है, उसके बगल में जो जमीन उसकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे से उस जमीन पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। परंतु जहां इंटरचेंज है, जहां पर उस एक्सप्रेसवे से उतरने का रास्ता दिया गया है, उस इंटरचेंज के इर्द गिर्द जो जमीन होगी उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इट इज ऑन द एक्सप्रेसवे। तो इंटरचेंज कहां होगा यह पता किसको होता है? ऑफिसर्स को पता होगा या पॉलिटिशियंस को पता होगा। तो टोटे भैया पे भी ऐसे आरोप लगाए थे कि जहां जहां इंटरचेंजेस थे, इन्होंने वहां वहां इनके गुर्गों ने पहले ही बहुत सस्ती जमीनें ले ली थी और बाद में बहुत मोटे दामों पर वो जमीनें बेची गई। ऐसे आरोप लगे हैं, पर ऐसे आरोप को आप सिद्ध नहीं कर पाते ना, क्योंकि करप्शन हुआ, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही सेम स्टोरी बीकानेर में हुई थी रॉबर्ट ठठेरा जी के टाइम में, और ये भी लेटेस्ट स्कैम रावलपिंडी में पाकिस्तान में हुआ है, और उस पर भी काफ़ी वहाँ बवाल मचा हुआ है, और एक नैब की इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। तो ये इस प्रकार का ये जो करप्शन के जो केसेस आते हैं, तो हम ऐसे ही गपशप के आने वाले एपिसोड्स में इसी प्रकार की छोटे छोटे टॉपिक्स लेके ये मज़ेदार चर्चाएं किया करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।